हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेकेंड लेक्चर को। डायरेक्ट टैक्सेशन की ये हमारी सेकेंड क्लास है और लास्ट क्लास में जो हमने किया था फटाफट से उसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टैक्स की मीनिंग क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने आर्टिकल 265 के बारे में पढ़ा था। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या होती है ये हमने देखा था। इनकम के फीचर्स क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। और सरचार्ज और रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में मैंने आपको बताया था। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने पिछले क्लास में देखे थे ये मैंने आपको आपके स्टडी नोट से भी मैंने आपको मार्क करवा दिया था। तो ये टॉपिक्स थे जो हमने पिछले क्लास में कवर किया था। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। आप लोगों ने भी मेरे साथ जरूर मार्क किया होगा ये सारे पॉइंट्स को। इस स्टडी नोट्स को भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि नेक्स्ट क्लास के पहले पेज नंबर 3 तक आपको पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है। आई होप आप लोगों ने वो कर लिया होगा और आज के क्लास को हम लोग इसके बाद से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि टैक्सेशन के सब्जेक्ट में कई सारे स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए जाते हैं जो टैक्स के सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, जिनमें से एक है प्रीवियस ईयर। इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आप कई जगह पे ना प्रीवियस ईयर बोलकर सुनोगे। अब ये प्रीवियस ईयर क्या है? जिस तरीके से अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंस के सब्जेक्ट में हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर, इसी तरीके से टैक्सेशन के सब्जेक्ट में जो ईयर होती है जिसके बेसिस पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है इसे बोला जाता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहां पर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। जिस साल आप इनकम को अर्न करते हो, जिस साल आप इनकम कमाते हो, उस साल को हमारे टैक्स के सब्जेक्ट में क्या नाम दिया जाता है? प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टाइप की ईयर आती है वो है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, दिस इज द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स इज कैलकुलेटेड। यानी कि जिस साल आपकी इनकम एसेस की जाती है, यानी आपके इनकम की कैलकुलेशन की जाती है और उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है उस टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, इसे हम लोग नाम देते हैं असेसमेंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल आप इनकम अर्न करते हो, और असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल आपके इनकम की कैलकुलेशन की जाती है और इसके ऊपर आपके टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, इसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ साथ अपने नोटबुक पे लिखेंगे जो मैं यहां स्क्रीन पे लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए। मान लीजिए ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। ये स्टार्ट कब से हो रहा है? मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2019 से। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से तो ये एंड होगा 31 मार्च 2020 को। राइट, ये हो गया आपका अकाउंटिंग ईयर। आप इस पूरे के पूरे साल में, यानी कि कौन से साल में? 2019-20, आप इस पूरे के पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो उसकी रिकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हो। फिर इसके बाद जब ईयर एंडिंग होती है तो 31 मार्च को आप क्या करते हो? अपने बिजनेस की प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, यानी कि साल के आखिर में ईयर एंडिंग के टाइम पे आप अपने बिजनेस की फाइनल अकाउंट बनाते हो और वहां से आपको पता चलता है आपके बिजनेस में फाइनली कितने का प्रॉफिट हुआ है। राइट, तो जब हमारे बिजनेस की प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है तो वो कब की जाती है? ईयर एंडिंग के टाइम पे 31 मार्च को, है ना। प्रॉफिट या इनकम हम लोग डेली या मंथली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, अगर कोई भी कंपनी
पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करती है उसकी फाइनल कैलकुलेशन कब होती है? जब वो कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च 2020 मेरे एग्जांपल के हिसाब से। तो मान लीजिए आपने 31 मार्च 2020 को अपना फाइनल अकाउंट बनाया, फाइनल अकाउंट। तो आपको क्या लगता है कि फाइनल अकाउंट आप 31 मार्च 2020 को जब बनाओगे तो क्या वो 2020 के 31 मार्च तक वो फाइनल अकाउंट रेडी हो जाएगा? आप बताइए क्या लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता होगा? जिस दिन हमारी अकाउंटिंग ईयर क्लोज होती है, जिस साल हमारी ईयर की एंडिंग होती है, क्या उसी दिन हमारे फाइनल अकाउंट बन के तैयार हो जाते हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए हमें एग्जाम्स में जो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए प्रॉब्लम दिए जाते हैं वहां पर ट्रायल बैलेंस होती है, उनके अंदर 20, 25, 30 आइटम्स होते हैं और 5, 6, 7 एडजस्टमेंट्स होते हैं। इनके हेल्प से हमें एक फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये लिमिटेड डेटा के साथ जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो इसे बनाने में 30, 35 मिनट या 40 मिनट लग जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग आप देखोगे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कई सारे लेजर अकाउंट्स होते हैं, उनके ट्रायल बैलेंस में हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके कई सारे ब्रांचेस है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है, उनकी अकाउंटिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है और ईयर एंडिंग के दिन उसी दिन उनकी फाइनल अकाउंट तैयार नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना, इनके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, सभी के अलग अलग सेपरेट अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, फिर उनको कंपाइल करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। बहुत सारी कंपनी है जो क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाती है, बहुत सारी कंपनी जो एमएनसीज है वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फिर उसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मर्ज किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज होती है ईयर के एंडिंग में, उस दिन फाइनल अकाउंट यानी कि हमारी जो बिजनेस की नेट प्रॉफिट है सेम डे कैलकुलेट नहीं हो पाती। फाइनल अकाउंट बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल टास्क होता है, इसमें टाइम लगता है। तो रियल लाइफ में आप देखोगे अगर किसी भी कंपनी की, तो फाइनल अकाउंट तैयार करने में 1 से 1.5 महीने 2 महीने लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1920, बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी क्लोज होती है 31 मार्च 2020 को, लेकिन इस पूरे साल की जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसके बेसिस पे जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, इसको बनाने में मान लीजिए 1 महीने का समय लग जाता है। 1 महीने का मैं अज्यूम कर लेता हूं समय लग जाता है। तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो बन के तैयार कब होगी? 30 अप्रैल 2020 को। 30 अप्रैल 2020 को सपोज आपकी फाइनल अकाउंट बनके तैयार है, आपने कैलकुलेट कर लिया आपके बिजनेस में कितनी नेट प्रॉफिट हुई है, ठीक है, आपने बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बना लिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होती है ऑडिटिंग। आप सभी लोगों ने सुना होगा जितनी भी कंपनीज होती है इनके लिए इनकी जो भी अकाउंट्स मेंटेन की जाती है, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारे के सारे कंपनीज को ऑडिटिंग करवाना जरूरी होता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने भी फिगर्स एंड डिटेल्स दिए गए हैं वो सारे ट्रू एंड फेयर है या नहीं, वो एक क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आकर क्या करता है? वेरीफाई करता है। इसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाकर देता है जिसे ऑडिट रिपोर्ट बोला जाता है, और ऑडिट रिपोर्ट में जब कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करता है, इसके बाद ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैलिड मानी जाती है। इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटा दिए गए हैं, जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं, वो सारे ऑथेंटिक माने जाते हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट तो हमने बना लिया 1 महीने में 30 अप्रैल तक, लेकिन इसके बाद ऑडिट की प्रोसीजर चालू होगी। आपको क्या लगता है ऑडिट क्या 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते में हो जाती होगी? जी नहीं। अगेन ऑडिट इज ऑल्सो वेरी टेक्निकल टास्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऑडिट अगर आप किसी कंपनी की देखोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में किसी कंपनी के पूरे साल भर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सारे ट्रांजैक्शंस को, बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से ऑडिट करने में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टाइम लग जाता है। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जिस बिजनेस की जैसी साइज और नेचर होती है उसके हिसाब से फिर ऑडिटिंग होती है। जब फाइनली ऑडिट कंप्लीट हो जाती है और ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर देता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसे वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट कर देता है, इसके बाद आपने जो भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था अपने फाइनल अकाउंट में वो अप्रूव हो जाता है, कहीं ना कहीं वो वेरीफाई कर दिया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, है ना। इसके बाद क्या होती है? हमारी कंपनी में एजीएम होती है। इसके बाद वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सारे शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में बताया जाता है, और इसके बाद शेयर होल्डर्स की वोटिंग होती है। कई सारे और भी लीगल मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं।
ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है, आप मुझे बताइए इनकम टैक्स वाले अपना टैक्स कब कैलकुलेट करते हैं? आपने इस पूरे साल में जो भी इनकम कमाया, आप एक चीज समझिए, इस पूरे साल में आपने जो भी इनकम कमाया 2019-20 के अंदर आपने जो भी इनकम अर्न किया, गवर्नमेंट इस पे टैक्स कब लेगी? आप बताइए कब लेगी? आप बोलोगे कि सर साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, इसी दिन टैक्स लगा देगी सरकार। आप सोच कर बताइए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? साल 2019-20 में इस पूरे 12 महीने के दौरान आपने जो भी इनकम किया है, इसके ऊपर टैक्स सरकार क्या साल के आखिर में 31 मार्च को लगा सकती है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है और अभी तो आपका फाइनल अकाउंट तक नहीं बना है। फाइनल अकाउंट जब तक तैयार नहीं हो जाता, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बिजनेस की एक्चुअल इनकम, आपके बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट कितनी हुई है। तो आपको सबसे पहले इस पूरे साल की फाइनल अकाउंट तैयार करनी पड़ेगी, यानी कि आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर ऑडिटिंग होगी, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे वेरीफाई किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे, तब जाके आपके सही प्रॉफिट आपकी आएगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा, राइट। इसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आएंगे, वो आकर आपको बोलेंगे भाई आपने अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बना लिया? जी हाँ बना लिया। मान लीजिए आपके बिजनेस के फाइनल अकाउंट को बनाने में कितना टाइम लग गया? 1 महीने का। 1 महीने यानी कि आपने 30 अप्रैल को अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बना के तैयार कर लिया। इसके बाद ऑडिटिंग वगैरह चली, मैं मान लेता हूं ऑडिटिंग वगैरह चलने में भी फिर से 1 महीने लग गए, ठीक है। 31 मई तक आपका ऑडिट भी कंप्लीट हो गया। ऑडिट कंप्लीट हो गया इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट किया था वो फाइनली वेरीफाइड कर दिया गया, किसके द्वारा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक है। तो अब जब आपका फाइनल अकाउंट बनके तैयार है और वो ऑडिट भी हो गया है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आएंगे, बोलेंगे चलो भाई आपने पूरे साल में 2019-20 के दौरान जो भी इनकम कमाया है उसकी आपने कैलकुलेशन कर ली, फाइनल अकाउंट बना लिया, उसकी ऑडिट भी हो गई, अब हमें हमारा हिस्सा दे दो। हमें हमारा हिस्सा दे दो का मतलब क्या होता है? जो हमारी टैक्स बनती है अब आप टैक्स दे दो, राइट। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, आप एक काम करो, हमारे बिजनेस की ना जो नेट प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस की जो नेट प्रॉफिट है वो है 25 lakhs। आप बताओ इस 25 lakhs के ऊपर कितना टैक्स देना है, मैं आपको पे कर दूंगा। आपको क्या लगता है इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे आपको पता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको बोलेंगे देखो भाई, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आई है हम इसे नहीं मानेंगे। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से ये जो नेट प्रॉफिट है इसके ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना प्रॉफिट खुद अपने तरीके से कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? आप आने वाले लेक्चर्स में ये चीज पढ़ोगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, इनकम टैक्स एक्ट के अपने अलग रूल्स है, अपने अलग गाइडलाइंस है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम जो कैलकुलेट की जाती है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो अकाउंटिंग कैलकुलेशन से डिफरेंट होती है। यानी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस तरीके से फाइनल अकाउंट बनाते हैं और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ये इनकम, ये नेट प्रॉफिट टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपने अलग कैलकुलेशन के रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। और टैक्स डिपार्टमेंट वाले जब अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट किए गए प्रॉफिट या इनकम पे करते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रॉफिट पे इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं करते। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे आएंगे, वो आपको बोलेंगे चलो अब मैं अपने हिसाब से आपके बिजनेस की प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, आपके बिजनेस में कितनी इनकम हुई है अब दोबारा से कैलकुलेट की जाएगी एज पर द टैक्स लॉ। ध्यान से समझिएगा, इनकम अभी जो आपने कैलकुलेट किया है ना, नेट प्रॉफिट 25 lakhs, ये जो आपका इनकम है, ये जो आपके बिजनेस के नेट प्रॉफिट है, ये है एज पर अकाउंटिंग मेथड्स। आपने अकाउंटिंग के प्रोसीजर से इसे कैलकुलेट किया है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके बिजनेस के इनकम को अपने मेथड से, अपने लीगल प्रोविजन से वापस कैलकुलेट करेंगे। आपके बिजनेस की इनकम फिर से कैलकुलेट की जाएगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और जो आपकी नई इनकम आएगी एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसके ऊपर फिर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। यानी इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है, ध्यान से समझिएगा, इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो कौन से इनकम पे होती है? आपके बुक प्रॉफिट के ऊपर नहीं होती, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे जो प्रॉफिट आप शो कर रहे हो उसके ऊपर नहीं होती है।
इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपने जो इनकम कैलकुलेट किया है उस इनकम के ऊपर आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, ईयर एंडिंग होती है, इसके बाद फाइनल अकाउंट बनने में समय लगता है महीने डेढ़ महीने का, फिर ऑडिटिंग होती है उसमें भी महीने डेढ़ महीने का समय लगता है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं और वो अपने हिसाब से एक नई इनकम कैलकुलेट करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें फिर से समय लगता है। तो घूम फिर कर होता क्या है, फाइनल आपकी जो इनकम कैलकुलेट होती है, फाइनल आपकी जो इनकम कैलकुलेट होती है, कौन सी इनकम, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, फाइनल जो आपकी इनकम कैलकुलेट होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इसके ऊपर फिर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और ये सब कुछ कब होता है आप बताइए, ये सब कुछ कब होता है, ये सब कुछ होता है पता है कब, ये सब कुछ होता है नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर मतलब 2020-21, 2020-21। आप डायग्राम देखकर समझ रहे हो। तो हमारे बिजनेस में हमने जो भी इनकम अर्न की, ये पूरी की पूरी साल तो हमारा क्लोज हो गया 31 मार्च 2020 को, लेकिन इसके बाद हमारे सारे ट्रांजैक्शंस की फाइनल अकाउंट बनाई जाती है, प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है, उसकी ऑडिट और वेरिफिकेशन होती है, फिर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेशन इनकम कैलकुलेट की जाती है, जिसे हम लोग टोटल इनकम बोलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है और फिर टोटल इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होती है। और ये सब कुछ कब होता है, जिस साल आपने इनकम किया उस साल नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 2019 एंड 20 ये जो ईयर है, इसकी इनकम के टैक्स की कैलकुलेशन कब होगी, इसके बाद वाले साल में, यानी कि 2021 में। आपको समझ आ रहा है। तो जो इनकम आपने अर्न किया इन द ईयर 2019-20, इसके ऊपर टैक्स कब लगेगा, टैक्स की कैलकुलेशन कब होगी, नेक्स्ट ईयर 2021 में, राइट। तो अब इन दोनों ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं टैक्स में, पता है, इन दोनों ईयर को हम लोग टैक्स में क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। इस ईयर को बोला जाता है प्रीवियस ईयर और इस ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल आपने इनकम अर्न किया, जिस साल आपने इनकम अर्न किया। आपने इनकम कब अर्न किया, 2019-20 में। आपने इनकम कब अर्न किया, 2019-20 में। तो जिस साल आप इनकम अर्न करते हो इसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जो इनकम आपने अर्न किया है उसके ऊपर टैक्स जब कैलकुलेट की जाती है, टैक्स का जब कैलकुलेशन किया जाता है, उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो 2019-20 के इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कब होगी, टैक्स आपको कब पे करना पड़ेगा, ये इस साल तो पे होगा नहीं, क्योंकि ये साल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर अकाउंट्स बनने में, फाइनल अकाउंट कैलकुलेट करने में, नेट प्रॉफिट निकालने में, फिर ऑडिट और उसके बाद टैक्सेशन की कैलकुलेशन, ये सब करने में तो अगला साल आ जाएगा ना। क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद नेक्स्ट डे 1 अप्रैल से तो नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है। तो इनकम हम लोग अर्न करते हैं जिस साल में, टैक्स उस साल नहीं देते हैं। ध्यान से समझिए, जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं टैक्स उस साल नहीं देते। टैक्स कब देते हैं, टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर में देते हैं। समझ में आया। तो प्रीवियस ईयर में जो हमने इनकम अर्न किया उसकी टैक्स की पेमेंट नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर में की जाती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, फाइनल कंक्लूजन लाइन आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रीवियस ईयर में जो हमने इनकम अर्न किया इसके ऊपर टैक्स हमें नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर में देनी पड़ती है। प्रीवियस ईयर में हमने जो भी कमाया इसके ऊपर टैक्स हमें नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आपको समझ आ गया होगा कि असेसमेंट ईयर जो होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर के बाद वाले साल को बोलते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो तुरंत बाद जो ईयर आती है इसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाले ईयर को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या आप मुझे बताइए, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के पहले हो सकता है? सोचकर बताइए, क्या असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के पहले हो सकता है? द आंसर इज नो। प्रीवियस ईयर के पहले असेसमेंट ईयर नहीं हो सकता। मतलब कमाओगे उसके बाद ही तो टैक्स की कैलकुलेशन होगी ना। पहले इनकम अर्न करोगे उसके बाद ही तो टैक्स की कैलकुलेशन होगी। आपने इनकम कमाया नहीं उसके पहले क्या टैक्स की कैलकुलेशन की जा सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में हम लोग अर्न करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में हम लोग उसके टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो कमाते हैं उसके टैक्स की कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होती है, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाली जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर होती है उसे बोलते हैं। ठीक है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के पहले नहीं हो सकती। तो यही यहां पर लिखा गया है, प्रीवियस ईयर का मतलब द ईयर इन विच
इनकम इज अर्नड, और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स इज कैलकुलेटेड। आपको समझ में आ रहा है? अब देखो नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैशटैग करके दिए गए हैं आपको, देखिए। असेसमेंट ईयर ऑलवेज हैव 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल टिल 31st मार्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। क्या बोला जा रहा है? असेसमेंट ईयर ऑलवेज हैज 12 मंथ, यानी असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। ठीक है, असेसमेंट ईयर हमेशा कितने दिन का होगा? 12 मंथ्स का होगा। और ये स्टार्ट कब से होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल टिल 31st मार्च, यानी कि असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होगा, जो कि 1st अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31st मार्च को वो एंड होगा। आप मेरे एग्जांपल में बताइए, ये जो असेसमेंट ईयर है, इस असेसमेंट ईयर का नाम क्या है? बताइए मुझे, चलिए बताइए। इस एग्जाम्पल को जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से असेसमेंट ईयर कौन सा है? बताइए। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है? असेसमेंट ईयर है 2020-21। ठीक है, और प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर है 2019 एंड 20। आप मुझे बताइए असेसमेंट ईयर में कितने महीने हैं? असेसमेंट ईयर जो है 2021, इसमें कितने महीने हैं? आप बोलोगे सर 12 मंथ्स, है ना? अगर मैं आपसे पूछूंगा असेसमेंट ईयर में कितने मंथ्स है, आप क्या बोलोगे? सर 12 मंथ्स। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए प्रीवियस ईयर में कितने महीने हैं, आप क्या बोलोगे? सर इसमें भी 12 मंथ्स, इसमें भी 12 मंथ्स, प्रीवियस ईयर में भी 12 मंथ्स है, असेसमेंट ईयर में भी 12 मंथ्स है, राइट? आपको दिख रहा है ना? लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि असेसमेंट ईयर में ऑलवेज 12 मंथ्स होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में कभी कभी 12 मंथ्स या फिर इससे कम भी हो सकता है। कम मतलब मे बी 7 मंथ, 8 मंथ, 9, 10, 11, कुछ भी। तो प्रीवियस ईयर या तो 12 मंथ का होगा या तो 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। क्या प्रीवियस ईयर 12 मंथ से ज्यादा का हो सकता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या प्रीवियस ईयर 12 मंथ से ज्यादा का भी हो सकता है? बताइए इसका आंसर क्या है? क्या प्रीवियस ईयर 12 मंथ से ज्यादा का भी हो सकता है? 12 मंथ से ज्यादा का तो कोई भी साल नहीं होता है ना? 12 मंथ से ज्यादा का तो कोई साल होता ही नहीं है, चाहे कैलेंडर ईयर हो, अकाउंटिंग ईयर हो या कोई भी ईयर हो। पूरा का पूरा साल तो 12 मंथ का ही होता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा का तो कोई साल हो नहीं सकता। पर हाँ, इससे कम का जरूर हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर हो या असेसमेंट ईयर, 12 महीने से ज्यादा बोलना मतलब ये तो इलॉजिकल बात है, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, 12 मंथ से कम हो सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ना कभी कभी 12 मंथ से कम का होता है, यानी कि मे बी 6 मंथ, मे बी 8 मंथ, मे बी 10 मंथ। लेकिन ऐसा कब होता है? आखिर कब प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का होता है? आप सोचकर बताइए, सोचकर बताइए ऐसा कब होगा? आखिर प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का कब होगा? नॉर्मली मैं आपको बताऊं प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ का ही होता है, लेकिन कभी कभी 12 मंथ से कम का होता है। कब होगा? देखिए ध्यान दीजिए यहां पर। अगर मान लीजिए आपने साल के शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट किया यहां पर, और कुछ महीने आपने चलाए, फिर आपने बिजनेस को बंद कर दिया। तो मान लीजिए आपने अप्रैल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर कुछ महीने चलाए, अप्रैल में, जून, जुलाई चलाया और अगस्त में आपने बंद कर दिया। इसके बाद आपका बिजनेस डिसकंटिन्यूड, यानी पूरे साल में आपका बिजनेस कितने दिन चला? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 5 मंथ्स, सिर्फ 5 मंथ्स आपका बिजनेस पूरे साल में चला। तो जब आपने अपना बिजनेस पूरे साल में सिर्फ 5 महीने तक ही चलाया, इसके बाद बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन आपका बिजनेस बंद हो गया, मे बी आपका बिजनेस चला नहीं, या मार्केट में डिमांड नहीं थी, कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, या कोविड आ गया, पैंडेमिक आ गया, कुछ भी हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझना है। आपने बिजनेस तो स्टार्ट किया था, लेकिन पूरे साल आप बिजनेस चला नहीं पाए, कुछ महीनों के बाद आपका बिजनेस क्या हो गया? शट डाउन हो गया। तो अगर आपने सिर्फ 5 महीने तक बिजनेस किया है, तो आपकी इनकम भी कितने दिन की मानी जाएगी? 5 महीने आपने इनकम भी कमाए, आपकी इनकम भी 5 महीने की ही है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपने बिजनेस जो स्टार्ट किया वो मिड ऑफ द ईयर में किया। जरूरी थोड़ी है कि जब अपना अकाउंटिंग ईयर या प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा तो आप डे 1 से ही आप बिजनेस करोगे। बिजनेस तो कोई भी इंसान कभी भी स्टार्ट कर सकता है। क्या सारे के सारे लोग 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं? द आंसर इज नो। हर कोई 1 अप्रैल को बिजनेस थोड़ी स्टार्ट करता है। बिजनेस तो कोई इंसान कभी भी स्टार्ट कर सकता है। तो कोई इंसान है, मान लीजिए वो मई से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई इंसान जो है वो जुलाई से स्टार्ट कर रहा है, कोई जो है वो दिसंबर से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है,
कोई जनवरी से स्टार्ट कर रहा है। तो हर एक इंसान अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करता है। तो अगर मान लीजिए आपका जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट तो हो गया अप्रैल में, आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट तो हो गया अप्रैल में, लेकिन आपका बिजनेस ना कुछ टाइम के बाद आपने स्टार्ट किया, मे बी जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर जनवरी कुछ भी। तो जब आपका बिजनेस ही देर से स्टार्ट हुआ, प्रीवियस ईयर के बिगनिंग से स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो पूरा साल 12 महीना तो आपका बिजनेस चला नहीं, मे बी आपका बिजनेस 8 महीना 10 महीना 6 महीना 5 महीना चला। तो जितने दिन आपने बिजनेस चलाया उतने दिन के ही आपने इनकम भी अर्न किए, और उतने दिन के ड्यूरेशन को ही हम लोग प्रीवियस ईयर भी बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, मैं मान लेता हूं जुलाई में, ठीक है, जुलाई में। तो जुलाई से लेकर आपने यहां पर मार्च तक, मतलब मार्च के एंड तक आपने बिजनेस किया, तो कितने महीने हो गए? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, टोटल 9 मंथ्स। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में आपने सिर्फ 9 मंथ्स इनकम की है। इसी तरीके से कोई बंदा है, मान लीजिए उसने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया, जनवरी में, और फिर मार्च में ईयर एंडिंग हो गई। तो जनवरी में उसने स्टार्ट किया, मार्च में ईयर एंडिंग हो गई, तो इसका मतलब उसने सिर्फ 3 मंथ्स तक इनकम कमाए, तो उसके प्रीवियस ईयर में सिर्फ 3 मंथ्स होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर ये दोनों ही हमेशा 12 मंथ के होते हैं। नॉर्मल, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जनरली ये दोनों ही 12 मंथ के होते हैं। असेसमेंट ईयर तो ऑलवेज 12 महीने का होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर कभी कभी ना 12 महीने से कम का भी हो सकता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 महीने का होगा, असेसमेंट ईयर कभी भी लेस देन 12 मंथ्स नहीं होता, लेकिन प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ऑलराइट, तो यही यहां पर लिखा हुआ है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, असेसमेंट ईयर ऑलवेज हैज 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल टिल 31st मार्च। और इसके बाद नेक्स्ट बुलेट में क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर मे हैव लेस देन 12 मंथ्स अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस लाइक कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस और क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, ये जो है ये सारे के सारे न्यू बिजनेस के एग्जाम्पल है। तो न्यू बिजनेस आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो मिड ऑफ द ईयर से। तो अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया किसी मिड ऑफ द ईयर में, तो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो लेस देन 12 मंथ हो जाएगा। या फिर आपका कोई बिजनेस क्लोज हो गया है, ठीक है, कोई बिजनेस आपका क्लोज हो गया है, शट डाउन हो गया है, आपने स्टार्ट तो किया था लेकिन वो पूरा साल चला नहीं, बीच में बंद हो गया, तो यहां पर भी क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर भी नॉर्मली 12 महीने का होता है, लेकिन कभी कभी ये 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, ये सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। मैं इसे भी अंडरलाइन कर देता हूं, प्रीवियस ईयर में हैव लेस देन 12 मंथ्स अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, मतलब नॉर्मली ये भी 12 महीने का होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में जाते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो टर्म है टैक्सेशन का वो है एसएससी। एसएससी ये वर्ड आपको पूरे के पूरे इस सब्जेक्ट में सुनने को मिलेगा, हर चैप्टर के अंदर हर टॉपिक में आप कहीं ना कहीं ये सुनते रहोगे, एसएससी एसएससी एसएससी। एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी उस पर्सन को बोलते हैं जिसे टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब एसएससी वो इंसान है जो टैक्स की पेमेंट करता है या उसके ऊपर कोई अदर अमाउंट पे करने की लायबिलिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो देखो एसएससी में क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और अदर सम ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अदर सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? अदर सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? अदर सम ऑफ मनी का मतलब इंटरेस्ट पेनाल्टी ये सब। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं या फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देते हैं, अगर आपने इनकम टैक्स के किसी भी प्रोविजन को वायलेट किया है तो क्या हो जाएगा, आपके वायलेशन की वजह से आपके ऊपर इंटरेस्ट या पेनाल्टी लगाया जा सकता है। तो आपको सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को टैक्स ही नहीं देना पड़ता, पर कभी कभी टैक्स के अलावा इंटरेस्ट या पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है अगर आपने इनकम टैक्स के किसी भी लीगल प्रोविजन का वायलेशन किया है तो कोई भी पर्सन जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स या कोई अदर अमाउंट पे करना है जैसे कि इंटरेस्ट या पेनाल्टी, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसएससी। आप सिंपल टर्म में ना आप ऐसे समझ लो कि एसएससी का मतलब टैक्स पेयर। एसएससी का मतलब क्या है, टैक्स पेयर, ठीक है। आप मन में याद रखना एसएससी का मतलब क्या है, टैक्स पेयर। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एसएससी मतलब टैक्स पेयर, ठीक है। चलो इसके बाद असेसमेंट। असेसमेंट ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है।
टैक्सेशन की। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है। टैक्स के फील्ड में, टैक्स के सब्जेक्ट में भी आपको कई सारे नए नए टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा एसएससी, प्रीवियस ईयर, है ना, ये सारी चीजें। इसी में से एक है असेसमेंट। ये सारे टैक्सेशन के अपने लीगल जार्गन है, ये नए नए वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज है जो टैक्स के अंदर यूज की जाती है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड। तो असेसमेंट का मतलब होता है ये वो एक्टिविटी है, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग किसी भी टैक्स पेयर की इनकम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी टैक्स पेयर की इनकम कैलकुलेट करते हैं। आप लोग बोलोगे सर इनकम कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? हम लोग तो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वहां से तो हमें इनकम का पता चल जाता है, हमारी इनकम कितनी है, हमारे नेट प्रॉफिट कितनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इनकम कैलकुलेट की जाती है, जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है, इसे टैक्स डिपार्टमेंट वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम की कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है। इसकी अलग मेथड्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स है जो कि इनकम टैक्स एक्ट हमें बताती है, और इसी मेथड से हमें इनकम की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। समझ में आया? इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के पहले आपको इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और जब हम लोग किसी भी टैक्स पेयर यानी कि किसी भी एसएससी की इनकम कैलकुलेट करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। So assessment is the process by which income of an SSC is determined. Generally, the income earned during the previous year is assessed in the assessment year. क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनिए। पहले मैं फर्स्ट सेंटेंस को मार्क कर देता हूं। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज द प्रोसेस। असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है by which income of an SSC is determined, जिस प्रोसेस से किसी भी एसएससी यानी कि टैक्स पेयर की इनकम डिटरमाइन की जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। ये कैसे होता है, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, कैसे इनकम की कैलकुलेशन की जाती है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में जैसे जैसे अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता समझाता चलूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो सेंटेंस दिया गया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी में भी जरूर से नोट करते चलिएगा। आपके नोट्स को मैंने हैंड रिटन फॉर्म में ब्रीफ आउट किया है ताकि एग्जाम के पहले आपको रिवीजन करने में फटाफट से टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, आप जल्दी जल्दी से रिवीजन कर सको। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, जनरली द इनकम इज अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब The income earned during the previous year is assessed in the assessment year, यानी कि हम लोग जो भी इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उसकी असेसमेंट कब होती है? नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में। समझ में आ रहा है? प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम हम लोग अर्न करते हैं इसकी असेसमेंट नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर में होती है जनरली, यानी कि नॉर्मली। लेकिन क्या लिखा हुआ आगे? सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, यानी कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी है, यानी कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर में आप कमाते हो और प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही हो जाता है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रीवियस ईयर में हम लोग जो भी इनकम अर्न करते हैं इसकी असेसमेंट यानी कि इनकम की कैलकुलेशन और टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा असेसमेंट ईयर में होती है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम कमाते हैं उसकी असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही हो जाती है, यानी प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लिया जाता है। वो कौन कौन से सिचुएशन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है ना, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्या है ये देखिए, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, यानी वो कौन से केसेस है, वो कौन से सिचुएशंस है जब प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देती है, असेसमेंट ईयर में नहीं जाती। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, आपको इन 5 पॉइंट्स को बाय हार्ट लर्न कर लेना है। एग्जाम में ये कभी कभी पूछा जाता है 2, 3, 4 नंबर का, आपको ये पॉइंट्स लिख देना है। ठीक है, क्या है वो? सबसे पहला, शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट,
नॉन रेसिडेंट मतलब वो पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, भारत का निवासी नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस में है तो ऐसे पर्सन के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा दिया जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो अर्निंग होती है उसका असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा। कब? अगर कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस में, यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं ना, जो वेसल्स होते हैं, जो कार्गोज होते हैं, इनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि एक तो ये बंदा नॉन रेसिडेंट है, इंडिया का तो है नहीं, भारत का तो निवासी है नहीं, दूसरे देश से आया है। अब ये पानी के जहाज को लेकर आया, अब ये दोबारा कब आएगा नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। क्योंकि पानी के जहाज जब आते हैं तो मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जर्नी होती है, जिसको वोएज बोलते हैं, वोएज, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब सी रूट के थ्रू जो वोएज होती है ना, इसमें काफी समय लगता है, इसमें महीनों लग जाते हैं। एक जर्नी में 3 4 5 महीने लग जाते हैं। तो आज अगर कोई शिप आया है इंडिया में और वो फॉरेन किसी पर्सन का, यानी कि नॉन रेसिडेंट का शिप है, अगर उससे संग संग टैक्स नहीं लेंगे तो पता नहीं एक बार वो शिप जाएगा तो दोबारा कब आएगा, कितने महीने के बाद आएगा, इस साल आएगा कि अगले साल आएगा, या फिर आएगा भी या नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है कि दोबारा आएगा भी या नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम है भाई संग संग ले लो, प्रीवियस ईयर के अंदर, असेसमेंट ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। इसी तरीके से इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारे देश की सरकार को लगता है कि कोई भी पर्सन भारत छोड़कर जा रहा है दूसरे देश, या तो हमेशा के लिए परमानेंटली या फिर लंबे समय के लिए, मतलब कितने समय के लिए जा रहा है हमें नहीं पता, अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है, लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहा है, और हमें लग रहा है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपने सारे प्रॉपर्टी वगैरह को बेचकर अपने सारे बैंक अकाउंट के पैसे ट्रांसफर करके वो परमानेंटली सेटल्ड होने की प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसे में क्या बोलेगी भारत की सरकार, क्या बोलेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले कि भाई जा रहे हो तो जाओ पर हमारा हिस्सा हमें देकर जाओ, यानी जो भी तुमने कमाया है अपने इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही मुझे टैक्स पे करके जाओ, क्योंकि एक बार तुम चले जाओगे तो पता नहीं वापस आओगे भी या नहीं, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, आपने जो भी प्रीवियस ईयर में कमाया है उसके ऊपर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है। इसके बाद क्या है, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। बॉडीज का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एसोसिएशन, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन फॉर्म हुई है शॉर्ट पीरियड के लिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, इसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन ही जब शॉर्ट पीरियड के लिए बना है तो इसके इनकम के ऊपर हम लोग नेक्स्ट ईयर तक का वेट नहीं करेंगे टैक्स लेने के लिए, यानी प्रीवियस ईयर में जो कमाई हुई है इसका असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा, ठीक है। इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। बहुत टाइम पे क्या होता ना, कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। भाई इससे पहले कि टैक्स लग जाए, चलो क्या करो, अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दो किसी रिलेटिव के नाम पे, किसी दूर के फ्रेंड या है ना कोई जान पहचान के लोग, या किसी बिजनेस कॉलीग, किसी के भी नाम पे अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, या फिर सेल करके बेच के कैसे भी करके कोई ना कोई अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि टैक्स को अवॉइड किया जा सके। गवर्नमेंट को अगर जरा सा भी इस बात की भनक लग जाए या जरा सा भी ऐसा हिंट मिल जाए तो वो क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी है फोर्थ पॉइंट। इसके बाद क्या है, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, यानी कि अगर आपका बिजनेस ही बंद हो गया है, आपका बिजनेस ही शट डाउन हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है, तो गवर्नमेंट बोलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि भैया जब आपका बिजनेस ही बंद हो गया, आपका बिजनेस ही अब गोइंग कंसर्न नहीं है, ये आगे असेसमेंट ईयर तक तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये आपका बिजनेस जो है ये तो बंद हो चुका है, शट डाउन हो चुका है। प्रीवियस ईयर में भी पूरे 12 महीने नहीं चला, सिर्फ 6 7 महीने 8 महीने आपने प्रीवियस ईयर में बिजनेस किया, इसके बाद आपका बिजनेस बंद हो गया। तो जब आपका बिजनेस ही कुछ महीने चल के बंद हो गया प्रीवियस ईयर में, तो इसके टैक्स के लिए हम अगले साल असेसमेंट ईयर तक वेट क्यों करें? आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर हमें प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे दो। समझ में आ रहा है? तो ये 5 वो केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर के इनकम की असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही हो जाती है, ठीक है। वापस से मैं एक बार आपको बोल दूं कि नॉर्मली प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है इसके ऊपर जो असेसमेंट है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर में होती है। इनकम की कैलकुलेशन और टैक्स की कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में नॉर्मली की जाती है। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहां पर प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही
असेसमेंट किया जाता है। और ये है वो 5 इनकम जो मैं 5 केसेस जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कभी कभी 2 नंबर का ना अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसके बारे में कि पर्सन का मतलब क्या है। पर्सन का मतलब क्या है। आप लोग बोलोगे सर ये कौन सी नई बात है। पर्सन का मतलब तो हम लोग सभी जानते हैं। पर्सन मतलब कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल, है ना, जैसे हम हैं या आप है, हम सभी तो एक पर्सन है। तो देखिए बोलने का मतलब ये है कि इंग्लिश की जो डिक्शनरी मीनिंग होती है वो अलग होती है, और टैक्स की जो टेक्निकल मीनिंग होती है, जो इनर कॉनोटेशन है, वो अलग है। तो हमें पर्सन का मतलब तो पता ही है, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं पर्सन का मतलब, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन की मीनिंग थोड़ी सी अलग है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन दी गई है और बताया गया है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पर्सन को कितने कैटेगरीज में बांटा गया। आप देखो यहां पर 7 कैटेगरीज में बांटा गया। आप देख रहे हो 7 कैटेगरीज, जो ब्लू कलर से लिखा ना 7 कैटेगरीज में बांटा गया है। यानी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से पर्सन 7 टाइप के हो सकते हैं। पर्सन कितने टाइप के हो सकते हैं? 7 टाइप के हो सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इसके बाद आती है नंबर 3 पे कंपनी, फिर है फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म, AOP और BOI। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके बाद आती है लोकल अथॉरिटी, और सबसे लास्ट में आती है एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो ये वो 7 टाइप्स है, ये वो 7 कैटेगरीज है जिनमें पर्सन को क्लासिफाई किया गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन को इस 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। और इन सारे कैटेगरीज का नाम आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का मतलब होता है हमारे और आपके जैसे लोग, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, ठीक है, इंडिविजुअल। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहले के टाइम पे क्या होती थी, फैमिली बिजनेस चला करती थी, और हिंदू रिलीजन में, हिंदू कल्चर में ये देखा जाता था कि जो फैमिलीज होती थी वो जब बिजनेस, कोई एक पर्सन, किसी एक जनरेशन का पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता था तो वो बिजनेस उसके नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड की जाती थी। यानी कि अगर कोई मिस्टर एक्स है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर बाद में आगे जाकर उसके बाद उसका बेटा उस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, फिर उसके बेटे के बाद उसका पोता उसके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, और इसी तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन वो बिजनेस चलती चली जाएगी। इसको बोलते हैं फैमिली बिजनेस, है ना। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसी तरह के बिजनेस के फॉर्म को कवर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से बन के आया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर कानून बनाया गया, और ये एक नया कैटेगरी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी डाल दिया गया। तो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन के अंदर एक और भी कैटेगरी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब जॉइंट फैमिली ऑफ मिस्टर राम। कोई भी पर्सन है उसकी जो जॉइंट फैमिली है, इसे मिलाकर हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, वो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्ट माने जाते हैं, HUF के पार्ट माने जाते हैं। और इस फैमिली का जो हेड पर्सन होता है इसे कर्ता बोलते हैं, जो कि डिसीजन मेकर होता है बिजनेस का, ठीक है। तो HUF का जो डिसीजन मेकर या हेड पर्सन होता है वो कौन होता है, कर्ता, और बाकी अदर फैमिली मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ HUF, ठीक है। चलो इसके बाद आती है कंपनी। कंपनी का मतलब हम सभी जानते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए ITC लिमिटेड। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि ABC एंड एसोसिएट्स LLP। LLP का मतलब आप लोग जानते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप सभी ने अपने स्कूल के टाइम पे कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है या अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। हम सभी ने पढ़ा था कि वहां अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही माने जाते हैं। और इसके वजह से अगर कोई भी बिजनेस अपनी पर्सनल लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता, तो बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए जो बिजनेसमैन है या पार्टनर्स है, उनके पर्सनल एसेट को भी सेल करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है आपको? इसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर बिजनेस की लायबिलिटी बिजनेस के एसेट से पे नहीं हो पा रही है, तो उसे पे करने के लिए प्रोप्राइटर या पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, वहां से उस लायबिलिटी की रिकवरी की जाएगी। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी।
लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, भारत में रिसेंटली आया है। यहां पर हम लोग बिजनेस तो बनाते हैं पार्टनरशिप के फॉर्म में, और ये बिजनेस चलती है एक पार्टनरशिप बिजनेस की तरह, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स के ऊपर जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि बिजनेस की जो ऑब्लिगेशन है, इसे पे करने की जिम्मेदारी पार्टनर्स की नहीं होगी। अगर बिजनेस अपने खुद के पैसों से, बिजनेस अपने खुद के एसेट से कैपेबल है, वो लायबिलिटी पे कर सकता है बिजनेस की, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है इसके लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं माना जाएगा। इस तरह के पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और ये इसे शॉर्ट में बोला जाता है एलएलपी। ठीक है, एलएलपी भी पार्टनरशिप बिजनेस का ही एक पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जो टैक्स के हिसाब से जो फर्म लिखा है ना, इस फर्म के अंदर नॉर्मल पार्टनरशिप प्लस एलएलपी दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है वो है एओपी एंड बीओआई। तो एओपी और बीओआई ये दो अलग अलग चीजें हैं। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आप ऐसे समझ सकते हो, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कई सारे इंडिविजुअल लोग अगर एक साथ मिलकर एसोसिएट होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि यहां पर सारे इंडिविजुअल लोग मिलकर एसोसिएट हुए हैं, ग्रुप बनाए हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ध्यान देना यहां पर बोला है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और पर्संस का मतलब क्या होता है, ये सारे 7 टाइप्स, पर्सन के अंदर 7 टाइप्स है, जो अभी मैंने यहां पर स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन 7 टाइप के होते हैं। तो इन 7 टाइप्स में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा टाइप के पर्सन आपस में मिलकर अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आपस में एसोसिएट होते हैं, तो इसको बोलते हैं एओपी, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है और एक कंपनी है, ये दोनों आपस में मिलकर कोई वेंचर कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट साथ में मिलकर कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल है और कोई पार्टनरशिप फर्म है और कोई मान लीजिए कोई लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, आपस में कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग पर्सन्स अगर आपस में एसोसिएट होकर किसी भी काम में लगते हैं, तो इससे बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझ में आया? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर किसी भी तरह का पर्सन इंक्लूड हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या फर्म हो या कंपनी हो या कुछ भी, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल ही होंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में फर्म, एचयूएफ, कंपनी ये सब नहीं हो सकता, इसका नाम ही है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कई सारी जो लोकल एरिया को गवर्न करने वाली जो बॉडीज होती है, इनको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी वगैरह। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, हर सिटी की अपनी एक म्युनिसिपैलिटी होती है, आप उसे लोकल अथॉरिटी समझ सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग है एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका अपने आप में एक लीगल आइडेंटिटी माना जाता है, जिसके ऊपर लीगल केस फाइल किया जा सकता है किसी पर्सन के थ्रू। समझ में आया? जैसे कोई टेंपल हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे के सारे क्या एग्जांपल है, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इससे तो आपको नाम से समझ में आ रहा है ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है ना, क्योंकि नाम में लिखा हुआ आर्टिफिशियल, यानी ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल आइडेंटिटी बनाई गई है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है इसके किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, नॉट डायरेक्टली। आप लोगों ने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार एक्टर थे और परेश रावल भी उसमें को एक्टर थे। तो उस मूवी में दिखाया जाता है कि जो परेश रावल है उसकी प्रॉपर्टीज में कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से लॉस हो जाती है, और इंश्योरेंस कंपनी आई थिंक उसमें क्लेम देने से मना करते हैं, और नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटी बोलकर वो क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। और इस वजह से जो वो परेश रावल है वो क्या करता है, वो केस फाइल कर देता है। नेचुरल कैलामिटी है ना, भगवान की वजह से हुई है ये नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, तो वो भगवान पे ही क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं। और उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े बड़े पंडित और पुरोहित कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करते हैं,
जहां वो रोल प्ले किया था मिथुन चक्रवर्ती ने, है ना, ही इज अ वेरी फाइन एक्टर। तो मिथुन चक्रवर्ती क्या करते हैं, एक पुरोहित बनकर, एक पंडित महंत बनकर कोर्ट ऑफ लॉ में आते हैं, किनके बिहाफ में, भगवान के बिहाफ में, ठीक है। तो इस तरह के चीजों को बोला जाता है आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। चलो, तो ये पर्सन के 7 कैटेगरीज आपको याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, कुछ भी कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। चलो, इसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने हैशटैग करके दिया है। एओपी, एओपी का मतलब क्या है, एक बार ध्यान से देखना, एओपी का मतलब क्या है। एओपी मींस अ ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस, ध्यान देना यहां पर क्या बोला गया है, ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है। एओपी मींस अ ग्रुप ऑफ पर्संस दैट इज एनी, दैट इज क्या लिखा हुआ है, एनी ऑफ द एबव, एनी ऑफ द एबव मतलब ऊपर के जो ये 7 है ना, इसी को बोला जा रहा है एनी ऑफ द एबव, who joined together, who joined together for common purpose to earn income, यानी कि ऊपर दिए गए किसी भी टाइप के पर्सन्स अगर आपस में मिलकर एसोसिएट होते हैं साथ में एक कॉमन पर्पस के लिए और इनकम अर्न करने के लिए, तो इसे बोला जाता है एओपी। इस तरह के एसोसिएशन को बोला जाता है एओपी। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है वो है टू अर्न इनकम, यानी एओपी का जो मेन जो ये है मोटिव होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इनकम अर्न करना होना चाहिए। एक मिनट, तो एओपी के अंदर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर जितने भी टाइप के पर्सन एसोसिएट होंगे, ये सभी का एक कॉमन गोल, कॉमन पर्पस होना चाहिए और सभी इनकम अर्न करने के लिए साथ में एसोसिएट होने चाहिए। कोई नॉन प्रॉफिट या चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए अगर ये लोग एसोसिएट होते हैं तो इसे एओपी के कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एओपी का मतलब ये इनकम अर्न करने के मोटिव से एसोसिएट होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है बीओआई। बीओआई का मतलब क्या है, बीओआई मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ध्यान देना बीओआई में क्या लिखा हुआ है, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। ये लोग भी आपस में मिलके क्या करते हैं, साथ में एसोसिएट होते हैं कॉमन पर्पस के लिए। लेकिन देखो खास बात यहां पर क्या लिखा है, वेदर और नॉट टू अर्न इनकम, यानी बीओआई का जो पर्पस है वो प्रॉफिट अर्न करना, इनकम अर्न करना भी हो सकता है, या तो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए भी वो लोग एसोसिएट हो सकते हैं। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सारे के सारे इंडिविजुअल प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर इनकम अर्न करने के लिए ही एसोसिएट होंगे, लेकिन एओपी में इनकम के मोटिव से, इनकम कमाने के मोटिव से ही सारे पर्सन को एसोसिएट होना है, ठीक है। तो ये खास बात का आपको ध्यान रखना है, दोनों लोग ही कॉमन पर्पस के लिए ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, लेकिन एओपी में क्या होगा, कॉमन मोटिव होना चाहिए किस चीज का, इनकम अर्न करने का, और बीओआई में क्या होगा, कॉमन मोटिव होना चाहिए किस चीज का, वो इनकम अर्न करने का भी हो सकता है या नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे हेड्स ऑफ इनकम। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हेड्स ऑफ इनकम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 14 हमें बताता है कि इनकम के कितने हेड्स होते हैं, और एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम के टोटल 5 हेड्स होते हैं। कितने हेड होते हैं, 5 हेड्स होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये 5 हेड्स का मतलब क्या है, ये 5 वो कैटेगरीज है जहां पर सारे आपके इनकम को क्लासिफाई किया जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी पर्सन किसी भी सोर्स से जब इनकम अर्न करता है, कोई भी पर्सन किसी भी सोर्स से जब इनकम अर्न करता है, तो उन सारे के सारे इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं, है ना। आप किसी भी तरीके से इनकम कमाओ, कहीं से कोई भी इनकम कमाओ, आपके द्वारा कमाई गई सारी इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, 5 कैटेगरीज में बांट देंगे। क्यों, क्योंकि वो मानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मानते हैं कि इनकम मेजरली, मेनली 5 ही तरीके से कमाई जा सकती है, या कोई भी इनकम हो उन्हें हम लोग मोटा मोटी 5 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या किया गया है, 5 कैटेगरीज बनाए गए हैं, 5 हेडिंग्स बनाए गए हैं, वो मेजर हेडिंग्स है, और जितने भी तरह की इनकम होती है इन्हीं 5 में से किसी हेडिंग के अंदर आपको क्लासिफाई करना पड़ता है, ठीक है। वो 5 हेडिंग क्या है फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी,
यानी कि जब आप कहीं पर जॉब करते हो, आपके एम्प्लॉयर से आपको एज अ रेम्यूनरेशन जो भी मिलता है, इसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इस तरह के इनकम को हम लोग कहां क्लासिफाई करते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, या इसे हम लोग बोलते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। यानी अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, और आप उसे रेंट पे चढ़ा देते हो, लेट आउट कर देते हो, और आपकी रेंटल इनकम आती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज है जो लेट आउट कर दी गई है, और वो लोग क्या करते हैं? बैठे बिठाए अच्छा खासा रेंटल इनकम अर्न करते हैं। तो इस तरह के रेंटल इनकम को हम लोग कहां क्लासिफाई करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, आप अपने प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हो, तो कोई भी बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल पर्सन अगर बिजनेस या प्रोफेशन से किसी भी तरीके का कोई इनकम या गेन अर्न करता है, तो इसे हम लोग कैटेगरी नंबर 3 में क्लासिफाई करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसके बाद आती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है और आप अपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो और इससे आपको मोटा मोटा पैसा मिल जाता है। जैसे कि आपके पास कोई पुश्तैनी मकान या फिर कोई विरासत में मिला हुआ बाप दादा परदादा के समय का आपके पास कोई जमीन जायदाद ऐसा कुछ भी है, या फिर मान लीजिए आपने खुद से ही खरीदा है, जरूरी नहीं है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपकी खुद की खरीदी हुई कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के कोई सिक्योरिटीज या शेयर्स हो सकते हैं। इस तरह की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आपके पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और आप उसे सेल करते हो और इससे अच्छी खासी आपकी इनकम होती है, ऐसे इनकम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये रेसिडुअल हेड है। रेसिडुअल हेड का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी इनकम कमाया और अगर वो सैलरी के थ्रू नहीं कमाया, आपने रेंट के थ्रू नहीं कमाया, बिजनेस या प्रोफेशन के थ्रू नहीं कमाया, प्रॉपर्टी को सेल करके नहीं कमाया, और ये ऊपर के चारों किसी भी हेडिंग में सुटेबली फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, एक रेसिडुअल हेड बना दिया कि अगर कोई भी इनकम ऊपर के 4 हेडिंग्स के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जा पा रहा है, ऊपर के जो दिए गए 4 हेडिंग्स है उसमें अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे इनकम को आप कहां क्लासिफाई कर दो? जो रेसिडुअल हेड है उसके अंदर डाल दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी सैलरी के अलावा, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, प्रॉफिट एंड गेन्स के अलावा और कैपिटल गेन्स के अलावा आपके पास जो भी इनकम है जो 1 2 3 4 इन कैटेगरीज में फिट नहीं है, सुटेबल नहीं है क्लासिफाई करने के लिए, आप उन्हें कहां क्लासिफाई करके दिखाओगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स होते हैं इनकम के। ठीक है, और ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 14 के अंदर दिया गया है। तो आज के क्लास को हम लोग यहां तक ही एंड करते हैं। मैं फटाफट से आपको समराइज करा देता हूं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आज प्रीवियस ईयर क्या होती है, जिस ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होती है, प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाली जो नेक्स्ट ईयर होती है, इसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जब हम लोग इनकम की असेसमेंट करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो हमने इनकम कमाया था इसकी असेसमेंट की जाती है असेसमेंट ईयर में, और टैक्स की कैलकुलेशन भी की जाती है असेसमेंट ईयर में। ठीक है, और असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने की होती है। प्रीवियस ईयर भी नॉर्मली 12 महीने की होती है, लेकिन कभी कभी प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम की भी हो सकती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स या कोई अदर अमाउंट पे करने के लिए लायबल है। असेसमेंट का मतलब होता है ये वो प्रोसेस है जिससे किसी एसएससी की यानी कि टैक्स पेयर की इनकम कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, इसके बाद कभी कभी मैंने बताया था कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस होते हैं जहां पर प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा दिया जाता है, यानी प्रीवियस ईयर में आपने जो भी इनकम अर्न किया उसकी असेसमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगी। ऐसे कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो क्या होते हैं यहां पर मैंने 5 पॉइंट्स में बताया था। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग टाइम, income of bodies formed for short duration, income of a person who is likely to transfer his property to avoid tax, और लास्टली इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पर्सन 7 तरीके के होते हैं। एक है इंडिविजुअल, दूसरा है एचयूएफ, फिर है कंपनी, फिर पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई,
लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ठीक है, एओपी का मतलब ऊपर दिए गए किसी भी पर्सन जब आपस में ज्वाइंट होते हैं एक कॉमन पर्पस से और इनकम अर्न करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एओपी। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में ज्वाइन होते हैं कॉमन पर्पस के लिए, बल्कि इनका मोटिव इनकम अर्न करने का हो या कोई और मोटिव हो, फिर भी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीओआई। आपके द्वारा कमाए गए किसी भी तरह के इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा 5 हेड्स में क्लासिफाई किया जाता है, और वो 5 हेड्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमने आज के पूरे लेक्चर में पढ़ा डिटेल में, और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी नोट्स है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है। आप लोगों के साथ ये नोट्स भी शेयर कर दी गई होगी। मैंने लास्ट क्लास तक आपको यहाँ तक पढ़ाया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मैंने सरचार्ज और रिबेट तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया था। आज मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया है। चलिए मैं इसे भी फटाफट से मार्क कर देता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने नोट्स पे मार्क करते चलो। कॉपी में तो आपने नोट डाउन किया ही होगा। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ध्यान से देखना असेसमेंट ईयर में क्या लिखा हुआ है। This means a period of 12 months. This means a period of 12 months commencing on 1st April every year. ठीक है, और लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April एंड इट इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 months। ठीक है, यानी ये हमेशा 12 महीने की होगी। ठीक है, आप आराम से इसे पूरा पढ़ लेना, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपको लिखवा दिया है। बाकी ये पूरा टेक्स्ट में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने नोट्स तो आपको अवेलेबल करा दिया, आप इसे घर पे गो थ्रू जरूर करना। ठीक है, मैं अभी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पर घर पे जब आप गो थ्रू करोगे तो एक एक लाइन, सिर्फ अंडरलाइन वाले पोर्शन को नहीं, बल्कि आप सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट है आप एक बार सिंपल गो थ्रू जरूर कर लेना। ठीक है, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी। चलो प्रीवियस ईयर भी मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर में क्या लिखा हुआ है देखो, द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। क्या लिखा है, इनकम अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आप खुद से इसको कर लेना। ये 2 एग्जाम्पल्स आप खुद से कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, परेशान मत हो, एकदम ही सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये भाई, क्या है ये देखो, सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। यानी वो सारे केसेस जहां पर इनकम ईयर प्रीवियस ईयर के इनकम को प्रीवियस ईयर में ही असेस कर लिया जाएगा, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ये 5 केसेस आपको ध्यान से देख लेने हैं। ठीक है, इसका बाद एसएससी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। एसएससी का मतलब क्या होता है, एसएससी मतलब होता है टैक्स पेयर। हालांकि एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से एसएससी के बारे में काफी लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया गया है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज और कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए आप इसे सिंपली गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एसएससी का सिंपल मीनिंग क्या है, टैक्स पेयर, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, असेसमेंट का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट का मतलब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड। ठीक है, ये मेन चीजें मैं आपको हाईलाइट करा दे रहा हूँ, अंडरलाइन करा दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आज हमने पढ़ी वो है पर्सन। पर्सन कितने तरह की होती है ये मैंने आपको बताया। पर्सन होती है 7 टाइप की, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी एंड बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 17, इसमें बताया गया है कंपनी क्या होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट नहीं है, हालांकि मैंने आपके नोट्स में ये दे दिया है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बन जाए, पर ये एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स में से स्किप किया था। फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कंपनी का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर कंपनी का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, आप सिंपली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी, कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन, ये सब जस्ट आप गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मेन आपको ये 2 चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडियन
एक्ट के अंडर फॉर्म की गई है, कंपनीज एक्ट 1956 जो पुरानी वाली एक्ट थी, या फिर अभी के जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसके अकॉर्डिंगली। तो कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म की गई है इसे इंडियन कंपनी बोलते हैं, या फिर फॉरेन लॉ के अंडर भी अगर कोई कंपनी बनी है इसे भी हम लोग कंपनी बोलेंगे। तो कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी कुछ भी, ठीक है। अब देखो इसी में ना क्लासिफिकेशन है, इंडियन कंपनी क्या होती है। अब यहां पर ध्यान से समझना, इंडियन कंपनी का मतलब जो की फ्रेज है मैं बस उसे अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। इंडियन कंपनी का मतलब होता है इंडियन कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। हालांकि यहां पर सिर्फ 1956 बोला है, पर कंपनीज एक्ट 2013 भी यहां पर आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर की गई है, कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर की गई है, या तो वो पुराने वाले एक्ट 1956 में रजिस्टर की गई थी, या फिर वो नई कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर की गई है। कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर की गई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन कंपनी। इसके बारे में कई सारी और भी डिटेल्स दी गई है, आप घर पे इसे सिंपली गो थ्रू कर लेना। हालांकि मैंने पहले भी बता दिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने नॉलेज के एनहांसमेंट के लिए आप इसे जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने इसलिए नोट्स में दे दिया है। इसके बाद एक ना और डेफिनेशन आती है जिसे बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। ऊपर हमने क्या पढ़ा, इंडियन कंपनी, और इसके बाद क्या दिया गया है, डोमेस्टिक कंपनी। बहुत सारे स्टूडेंट को ना कंफ्यूजन होता है कि सर इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी ये दोनों एक ही है क्या ये दोनों एक ही है या ये दोनों अलग अलग है। मैं आपको बताऊं ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी सेम नहीं है। आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है डोमेस्टिक कंपनी में, क्या लिखा है आप ध्यान से देखो। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स इसके अंदर दिया गया है एन इंडियन कंपनी और any other company which in respect of its income is liable to pay tax under this act। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी क्या है वो हमने ऊपर पढ़ लिया। इंडियन कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर हुई है, या तो कंपनीज एक्ट 1956 में या तो कंपनीज एक्ट 2013 में। तो इंडिया में जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है इसे बोलते हैं इंडियन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी तो इंक्लूड होती ही होती है, इसके साथ कुछ और भी कंपनी इंक्लूड होती है। कौन सी कंपनी, any other company which in respect of its income is liable to pay tax under this act। यानी कोई भी दूसरी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर तो नहीं है लेकिन उसे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स पे करना जरूरी है। यानी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है, वो फॉरेन कंपनी है, वो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं हुई है, वो किसी दूसरे कंट्री के फॉरेन एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन ऐसी कंपनी ने अपना कोई ब्रांच या कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में खोल रखा है, यहां से वो इनकम कमाती है, यहां से वो अर्निंग करती है। तो आप बताओ अगर किसी दूसरे देश की बनी हुई कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी जो बाहर के किसी दूसरे देश के एक्ट में रजिस्टर है, अगर ऐसी कोई कंपनी अगर इंडिया में आकर बिजनेस करती है, यहां पर अपना ब्रांच या कोई फैक्ट्री या कोई आउटलेट, कोई शोरूम अगर ओपन करती है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस अगर अपना यहां पर स्टैब्लिश करती है और यहां से कमाती है, तो बताइए सरकार इनसे टैक्स लेगी या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल लेगी। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आप जिस भी देश से आए हो लेकिन कमा तो हमारे देश से रहे हो ना, आपने ब्रांच या शोरूम या ऑफिस आपने हमारे देश में स्टैब्लिश किया है, तो यहां से जब कमा रहे हो तो आपको हमें भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो कंपनी होती है जो रजिस्टर तो हुई है दूसरे देश में इंडिया के बाहर, पर अपना बिजनेस यहां पर कर रही है इंडिया में और यहां से अर्निंग कर रही है, और इस वजह से इन्हें क्या करना है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स एक्ट के डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, ठीक है। ऐसे कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी भी आ जाती है और ऐसी फॉरेन कंपनी आ जाती है जो इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस रन कर रही है, यहां से कमा रही है, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट उन्हें भी टैक्स पे करने की लायबिलिटी बनती है, ठीक है। ध्यान से समझना। अच्छा, फॉरेन कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी का मतलब विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, एकदम सिंपल। फॉरेन कंपनी मतलब विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, बहुत ही आसान सा सिंपल सा डेफिनेशन है। यानी ऐसी कंपनी जो बाहर बनी है, बाहर रजिस्टर हुई है किसी दूसरे देश में, और उसका इंडिया के अंदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसे किसी भी तरह की कोई पेमेंट करने की कोई ऑब्लिगेशन लायबिलिटी नहीं है।
तो ऐसी कंपनी हमारे लिए क्या है, फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये तीन तरह की कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, ये सारे डेफिनेशन आप जस्ट रीड कर लेना, सिंपल गो थ्रू कर लेना, लर्न करने का कोई चाप नहीं लेना है आपको, सिर्फ अपने खुद के नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, एग्जाम के लिए ये सारे उतने रिलेवेंट नहीं है। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लेना अच्छे से एक बार, कभी कभी ये आता है, हालांकि ये लॉ के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पर टैक्स में ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है ना। जब बच्चे कंपनी लॉ पढ़ते हैं जिसके अंदर कंपनीज एक्ट आती है, तो कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ के अंदर में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, पर इनकम टैक्स यानी कि टैक्स के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। क्या है ये क्वेश्चन, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, वो कौन सी कंपनी है जहां पर पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी पब्लिक जो है, आम जनता जो है, इस कंपनी में अच्छा खासा इंटरेस्ट होल्ड करती है, ऐसी कौन सी कंपनी है। तो ये मैं फिर से बता दूं, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। वो कौन सी कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, आप सिर्फ देख लो, यहां पर हेडिंग में फटाफट से बोल देता हूं, गवर्नमेंट कंपनी, अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है एनजीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी। मैं लिख देता हूं यहां पर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या आती है, म्यूचुअल फंड, इसके बाद लिस्टेड कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जो इंडिया के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करा के रखी है, जैसे कि बीएससी या एनएससी। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। तो कोई भी कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करा के रखी है, इसे बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर कंपनी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीबीडीटी? सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट टैक्स है इसे गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाई गई है, जो बॉडी बनाई गई है, इसे बोलते हैं सीबीडीटी। तो सीबीडीटी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, तो सीबीडीटी। अच्छा, इसके बाद आगे क्या दिया गया है, फर्म। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया फर्म का मतलब क्या होता है। फर्म मतलब क्या है बताओ? फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, ये आप पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, पर फिर भी यहाँ पर मैंने दे दिया है फर्म का मतलब। ठीक है, अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो है, इसके ऊपर अलग से एज अ सेपरेट एंटिटी टैक्स लगाया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर, इसके पार्टनर के अलावा। ठीक है, चलो, और यहां पर क्या बोला गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी ट्रीटेड एट पार विथ फर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एलएलपी। तो बोला जाएगा एलएलपी का भी वही टैक्स ट्रीटमेंट होगा जैसा नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का होता है। ठीक है, चलो, एओपी और बीओआई, ये भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एओपी का मतलब क्या होता है, बीओआई का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। एओपी यहाँ लिखा है, बीओआई कहाँ है भाई? हाँ, बीओआई यहाँ है। एओपी मीन्स, बीओआई मीन्स। ठीक है, चलो, तो ये आप पढ़ लेना। एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस है बताओ? एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस है, बोलो आप लोग बताओ, मैंने पढ़ा दिया आपको, बताओ एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है, बताओ बीओआई, पहला डिफरेंस तो ये है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन होंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडिविजुअल होंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, और इन केस ऑफ बीओआई सच कॉमन, क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं, देखो। फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, इन केस ऑफ बीओआई ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी द मेंबर्स, वेयर एज इन केस ऑफ एओपी any person can be its member, that is entities like company, firm etc can be the member of AOP but not BOI। ठीक है, ये तो समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। इन केस ऑफ AOP, in case of an AOP, members voluntarily get together with a common will for a common intention or purpose
whereas in case of BOI such common will may or may not be present। ये बहुत ही मतलब कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बोल रही है AOP में सारे लोग अपनी मर्जी से वॉलंटरीली ज्वाइन करते हैं, जबकि BOI में हो सकता है लोग अपनी मर्जी से ना भी आए, ठीक है, वो उसकी कॉमन इंटरेस्ट से ना भी हो, ठीक है, तो उतना रिलेवेंट नहीं है। मैंने आपको जो बताया आप उसको देख लेना, वो आपके लिए काफी है, ठीक है। चलो इसके बाद लोकल अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड या फिर कोई है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, ये सारी चीजें। तो जितने भी जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं या जो कंटोनमेंट बोर्ड यानी कि जो आर्मी एरिया में जो होता है ना कंटोनमेंट बोर्ड होता है, या कोई पंचायत है, ये सारी की सारी को क्या बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत वगैरह। तो आप बस याद रखना। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ये भी मैंने आपको समझा दिया। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन क्या होता है, ये नॉट अ नेचुरल पर्सन। ये तो इसके नाम से समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, और ये एक सेपरेट एंटिटी है इन द आई ऑफ लॉ, यानी कानून की नजरों में इसकी अलग पहचान है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में देखना, मे नॉट बी डायरेक्टली शूड इन कोर्ट ऑफ लॉ बट दे कैन बी शूड थ्रू पर्सन, ठीक है, मैनेजिंग देम। यानी हम लोग डायरेक्टली आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सू आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली इसके ऊपर केस कर सकते हैं, किसके नाम पे, जो इससे मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, दे कैन बी शूड थ्रू द पर्सन और पर्संस मैनेजिंग देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो डेटीज, यहां पर एग्जाम्पल भी दे दिया है ना, आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, डेटीज, आइडल्स, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये जितने भी है ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के, ठीक है। चलो अब हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे इस टेबल के साथ। इस टेबल में क्या है ये आप एग्जाम के पहले जरूर से देख कर जाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप के पर्सन्स हमने पढ़े उनमें से अलग अलग पर्सन्स के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो पर्सन है उसकी नेचर क्या है। जैसे कि हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आइटम नंबर ए, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी नेचर क्या है, ये कौन से टाइप के पर्सन में क्लासिफाई किया जाएगा। तो जैसा कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखा है तो ये लोकल अथॉरिटी में आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, अब यहाँ पर लास्ट में है लिमिटेड, मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगी, कंपनी। इसी तरीके से यहाँ पर ABCD ऐसे करके हम लोगों ने I तक कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, और वो कौन से कैटेगरी में आता है, किस टाइप का वो पर्सन है, वो भी मैंने बगल में सेकंड कॉलम के अंदर मैंने दे दिया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे, और जितना भी मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया समझाया, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले क्लास के पहले आप ना एक बार उसे ना आराम से जस्ट देख लेना। मैं लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट आप सिंपल गो थ्रू कर लेना। और ये जो नोट्स है ना पेज नंबर 6 तक, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था पेज नंबर 3 तक आपको पढ़ने के लिए, 1, 2 एंड 3। आज के क्लास के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद से यानी कि पेज 4, 5 एंड 6, ठीक है, यहां तक आपको पढ़ लेना है, इस टेबल तक आपको पढ़ लेना है। ये जो टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इस टेबल तक आपको घर पे आराम से बैठ के पढ़ लेना। आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं, बहुत ही आसान से सिंपल से टॉपिक है। अगले क्लास के पहले प्लीज आप इस नोट्स को पेज नंबर 6 तक एक सिंपल प्लेन रीडिंग दे देना, एक गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।